students, welcome to Judiciary Gold. My name is Radhika Singh Kelwa and this is the second video of current legal knowledge, जिसमें मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि करंट लीगल नॉलेज दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक जिसमें केसेस वाली चीजें पूछी जाती है, दूसरा जिसमें रिसेंट अपॉइंटमेंट्स या रिसेंट कोई भी लीगल अपडेट आया होता है तो उससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ केसेस डिस्कस कर रही हूँ, बाकी वो वीडियो आपके लिए अलग से लिया जाएगा। तो दिल्ली जुडिशरी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं केस लॉज, वहां पे पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट्स में भी पूछे जाते हैं, प्लस अलग से सीएलके में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद के भी जो वीडियोस आएंगे, जैसे अभी ये फरवरी का वीडियो है, जनवरी का वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, ये फरवरी का वीडियो है, इसके बाद मार्च का वीडियो आपके लिए लाया जाएगा। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला केस जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं दैट इज अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया। अब इस केस में क्या हुआ था, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही थी। अब उसी केस में हस्बैंड ने ये क्लेम किया था कि भाई जिनका बच्चा है वो मेरा लेजिटिमेट बच्चा नहीं है, सो आई वांट टू डू अ डीएनए टेस्ट। मैं चाहता हूं कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाए। अब कोर्ट के सामने ये सवाल आया कि क्या डीएनए टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि देखो, हर कभी ऐसे मैकेनिकली उठा के बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि ये एक बच्चे की राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी का वायलेशन है। प्रोसीडिंग कुछ और चल रही है भाई, पति पत्नी के बीच में प्रोसीडिंग चल रही है, और उसमें अगर आपने बच्चे को बोल दिया कि उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसके मेंटल स्थिति पर भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ऊपर से उसकी राइट टू प्राइवेसी और डिग्निटी का ये वायलेशन है। सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो लेजिटिमेसी के लिए कंक्लूसिव प्रूफ देता है कि अगर एक बच्चा पैदा हुआ है ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ अ वैलिड मैरिज या फिर 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो एक प्रिजम्पशन रहता है कि वो बच्चा लेजिटिमेट बच्चा ही है अनलेस नॉन एक्सेस इज प्रूव्ड। तो कोर्ट ने कहा कि जब तक ये वाला चीज प्रूव ना हो कि भाई नॉन एक्सेस अगर आप प्रूव नहीं कर सकते, अगर 112 के प्रिजम्पशन को हटा नहीं सकते हो, तो फिर उस जगह पे कभी भी बच्चे का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। सबसे पहले ये तो ये प्रूव कीजिए कि 112 का प्रिजम्पशन रिबट कर सकते हो, उसी के बाद फिर आप ये डीएनए टेस्ट करा सकते हो, अदरवाइज कभी नहीं करवा सकते हो डीएनए टेस्ट। भले यहाँ पे ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये भले एक बच्चे की जो प्राइवेसी है ना, उसको आप एक अडल्ट की प्राइवेसी की तरह इक्वेट नहीं कर सकते, मतलब उसको अडल्ट की प्राइवेसी की तरह नहीं देख सकते हो, लेकिन फिर भी जिन इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हम सिग्नेटरी हैं, वहां पे बात रिपीटेडली कही गई है कि बच्चों के पास भी राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी होती है, और अगर हमने इसी तरह मैकेनिकली एक बच्चे को हर कभी सब्जेक्ट करा इस डीएनए टेस्ट से, तो ये उसके साथ बहुत ही गलत होगा। हो सकता है भाई वो सारी चीजें छोड़ छाड़ के अपने पिताजी की तलाश में निकल जाए, या फिर जो सोसाइटी उसे जिस तरीके से देखेगी वो भी उसकी तरफ बहुत गलत होगा। तो ऐसा ना हो और ऐसा उसके साथ इतना इनजस्टिस ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि हर केस में आप डीएनए टेस्ट ऑर्डर नहीं कर सकते अनलेस की लेजिटिमेसी ही क्वेश्चन में हो उस केस में, या फिर और दूसरी बात है कि लेजिटिमेसी भी क्वेश्चन में है तो 112 को पहले आपने हटा दिया हो, क्योंकि 112 जब तक चल रहा है, कंक्लूसिव प्रूफ है जब तक, तब तक डीएनए टेस्ट तो नहीं ही होगा। सो द केस नेम इज अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया वर्सेस अजिंक्य अरुण फिरोदिया। उसके बाद योगेश उपाध्याय वर्सेस एटलांटा लिमिटेड। अब इस केस में क्या हुआ था, देखिए, योगेश उपाध्याय वर्सेस एटलांटा लिमिटेड। अब आपने 142 पढ़ा होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का। 142 सबसेक्शन 1 तो बताता है कि कोर्ट कितने टाइम में जाना है, जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करना है अगर किसी भी कोर्ट का चेक बाउंस केसेस में, तो आपको कितने टाइम में कोर्ट जाना है, किस कोर्ट में जाना है, ये सब सबसेक्शन 1 बताता है। सबसेक्शन 2 ओरिजिनली नहीं था। सबसेक्शन 2 जो है 2015 के अमेंडमेंट के बाद आया है, दशरथ रूप सिंह राठौड़ के केस के बाद। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठाया गया कि 142 सबसेक्शन 2 जो है, उसकी जो लाइन है, जो 142 की जो ओपनिंग लाइन है, वो कहती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर यूज करते हुए, सीआरपीसी के अंदर दी गई पावर को यूज करते हुए, क्या केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है? और दूसरी जगह जहां पे हमारे पास लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे समझाया कि भले ही वहां पे लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है? वो सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है जहां पर आप जुरिसडिक्शन लेने जा रहे हैं। जब आप जुरिसडिक्शन डिसाइड कर रहे हो
तो उसके लिए आपके पास 142 सबसेक्शन 2 है। आप जुरिस्डिक्शन डिसाइड करोगे तो उधर से डिसाइड करोगे कि किस कोर्ट में हमें जाना है। लेकिन अगर आपको बाकी प्रोसीजर फॉलो करना है जिसके ऊपर एनआईए साइलेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कुछ नहीं कह रहा है, तो वहां पे आप सीआरपीसी अप्लाई कर सकते हो। तो ट्रांसफर से रिलेटेड एनआईए में कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो वहां उस पर्पस के लिए सीआरपीसी को रिजॉर्ट किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट 406 की पावर यूज करते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर कर सकती है केस, भले ही 142 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। सिर्फ वो लिख देने की वजह से बाकी चीजें सीआरपीसी की बार नहीं हो जाएंगी और बाकी प्रोविजन जो इनकंसिस्टेंट नहीं है एनआईए के साथ वो still will be applicable to check dishonor cases. Then the next case was Anant Kumar Karmose versus State of Maharashtra. अब इसमें जो कोर्ट के सामने सवाल आया था कि अगर एक अक्यूज पर्सन है वो बाद में सामने आता है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, उसके बाद पता चलता है कि एक और व्यक्ति है जो अक्यूज है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन फर्दर ऑर्डर की जा सकती है? चार्जशीट फाइल होने के बाद भी क्या इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है? कोर्ट ने कहा कि देखो, क्रिमिनल मैटर्स में पर्पस क्या है? विक्टिम को जस्टिस दिलवाना, राइट, और ये कि उसके साथ फेयर ट्रायल हो। अगर हमने यही अलाउ नहीं करा, इफ वी डू नॉट अलाउ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जब एक चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर पता चला कि यार एक और इंसान है जो कल्प्रिट हो सकता है, जो अक्यूज है, अगर हमने फिर उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करी तो ना ही जस्टिस हो पाएगा, ना ही फेयर ट्रायल का रूल फॉलो हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि ये हो सके, और ये करने के लिए उन्होंने कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर की जा सकती है। भले ही चार्जशीट फाइल हो चुकी हो, बट स्टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन, डी नोवो इन्वेस्टिगेशन एंड इवन री इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। केस का नाम याद रखिएगा, ऊपर वाली लाइन याद रखिएगा। उसके बाद अगला केस बेनी प्रसाद वर्सेस दुर्गा देवी। अब ये जो केस है ये सेक्शन 51 ऑफ टीपीए से रिलेटेड है। सेक्शन 51 टीपीए किसकी बात करता है? इंप्रूवमेंट्स की। कि अगर कोई एक इंसान है जिसने अपनी बोनाफाइड बिलीफ में पोजेशन ले लिया किसी प्रॉपर्टी का, मान लो मैं हूं, मैंने मेरी बोनाफाइड बिलीफ में किसी प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, ये मानते हुए कि प्रॉपर्टी मेरी है, बट प्रोवाइडेड आई वाज एक्टिंग बोनाफाइडली, मैंने प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया है। उसके ऊपर अगर मैंने फिर कोई इंप्रूवमेंट कर दिया, मान लो एक खाली लैंड था उसका मैंने पोजेशन लिया और उसके ऊपर मैंने एक घर खड़ा कर दिया, ठीक, तो अब ऑब्वियसली बात है कि जो राइटफुल ओनर है वो मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करेगा मेरे को एविक्ट करने के लिए और खुद उस पोजेशन लेने के लिए। तो जब भी वो इस तरीके का सूट फाइल करेगा तो उसको मुझे वैल्यू ऑफ इंप्रूवमेंट्स देनी पड़ेगी। मतलब जो भी मैंने इंप्रूवमेंट किए, जो घर वो मैंने बनाया, उसका जो पैसा है वो सामने वाला मुझे देगा, क्योंकि मैंने तो पैसा खर्चा किया ना इंप्रूवमेंट करने के लिए, और मैं तो बोनाफाइड बिलीफ पे उस प्रॉपर्टी पे थी, और उसके बाद मैंने पैसा खर्च करके उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट किया। तो अब वो पर्सन जब अपनी प्रॉपर्टी का पोजेशन लेने आया है तो जो भी इंप्रूवमेंट मैंने किया है, जो भी उस प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी मैंने करवा दी है, उसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए ही विल पे द अमाउंट टू मी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि क्या इस सेक्शन 51 का बेनिफिट एक एनक्रोचर भी ले सकता है? कि अगर मान लो मैं ट्रेसपासर हूं, मैंने बोनाफाइड बिलीफ के अंदर नहीं लिया प्रॉपर्टी, मैं एक ट्रेसपास कर रही हूँ, और ट्रेसपास करने के बाद मैंने कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, क्या मैं उस कंस्ट्रक्शन का पैसा भी इंप्रूवमेंट के तौर पे ले सकती हूँ सामने वाले से जब वो मुझसे खाली करवाने आया है? कोर्ट आंसर्ड इट इन नेगेटिव। कोर्ट सेड बिल्कुल नहीं, आप अपनी खुद की गलती का बेनिफिट नहीं ले सकते। सेक्शन 51 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल है बोनाफाइड बिलीफ। आपने अगर बोनाफाइड बिलीफ में पोजेशन लिया हो तब आप फिर इंप्रूवमेंट का पैसा ले सकते हो, लेकिन अगर आप खुद ही एनक्रोचर हो, आपको पता था कि वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है और उसके बावजूद आपने अगर पोजेशन लिया और उसके ऊपर फिर इंप्रूवमेंट कर लिया, तो उसका पैसा आप सामने वाले से बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकते हो। देन द नेक्स्ट केस इज रंगप्पा जबूर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। अब इसमें क्या हुआ था कि अगेन पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही थी, और उसी प्रोसीडिंग में पत्नी ने कुछ चार्जेस लगाए हुए थे क्रिमिनल नेचर के पति के अगेंस्ट, जैसे क्रुएल्टी 498A लगाया था, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी लगाया था, बहुत सारे सेक्शंस के अंदर चार्ज किया था हस्बैंड को। अब यहाँ पे बात कोर्ट के सामने ये थी कि इन लोगों ने अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एमिकेबली सॉर्ट आउट कर लिया था, ठीक है, कि अब उनको डाइवोर्स नहीं चाहिए था।
तो क्या ये चार्जेस भी खत्म हो जाएंगे, क्वैश कर दिए जाएंगे या नहीं? कोर्ट सेड कि देखो पर्पस क्या है, पर्पस है शादी को बचाने का, राइट? अगर ऐसा अलाउ किया गया कि भाई आपने अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तो एमिकेबली सेटल कर लिया, लेकिन अभी भी क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं पति के अगेंस्ट, अभी भी पति को उसी के लिए ट्राई किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली कोई पर्पस सॉल्व होगा नहीं कि पति पत्नी ने अपना मैटर सॉर्ट कर लिया है, बट उसी के बेसिस पे दूसरी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है पति के ऊपर, तो फिर कोई जो पर्पस है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर देखो आपस में उन्होंने खुद अपना सॉल्व कर ही लिया है, तो इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को भी आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वैश किया जा सकता है अगर उन्होंने अपना मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एमिकेबली सेटल कर लिया है तो। और ये कहां, किस पावर को यूज करते हुए कोर्ट करेगा? अपनी इनहेरेंट पावर को यूज करते हुए। आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें इनहेरेंट पावर दी गई, या तो वो यूज करते हुए, या तो 482 सीआरपीसी की प्रोविजन, अगेन इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, उसको यूज करते हुए कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग को भी क्वैश कर सकता है अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट एमिकेबली सेटल हो चुका है तो। So that was all the cases for February that I wanted to discuss with you guys. अब इसी के साथ एक इंफॉर्मेशन, जैसे आपको पता है दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन आ चुका है, तो हम आपके लिए तैयारी करवा रहे हैं इसी की वाया अ टेस्ट सीरीज एंड अ 23 days प्रेपरेशन पैकेज। टेस्ट सीरीज में आपको 10 रिग्रेस टेस्ट दिए जाएंगे जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी जाकर ये टेस्ट दे सकते हैं या फिर ऑनलाइन मोड में हमारे पोर्टल पे भी ये टेस्ट दे सकते हैं। उसी के साथ जो 20 days प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है, जो पैकेज है, ये एक हमारा क्रैश कोर्स है जो हमने स्पेशली डीजेएस के लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिलिमिनरी बेस पे सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, आपको सारी क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएंगी, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, टीजी चैनल टेलीग्राम चैनल्स का एक्सेस आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर आपके पास सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ जाएंगी, and also you will get guidance and mentorship from our expert faculties. इसी के साथ we are also coming up with a new Hindi batch starting from 20th November. 3:30 बजे से इसकी पहली क्लास होगी। All those who are willing to join the offline batch हिंदी मीडियम मोड में, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप हिंदी में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो अटेंड कर सकते हैं। ये हमारे इंदौर ऑफलाइन बैच से चलेगा। दिस इज एन हाइब्रिड बैच जहां पे आप अगर कभी क्लासेस मिस भी कर देते हैं तो आप उसे ऑनलाइन मीडियम के थ्रू भी देख सकते हैं, प्लस ऑफलाइन में तो ये हमारे इंदौर सेंटर से चलेगा ही। तो अगर आप इंदौर सेंटर पे जाना चाहते हैं, इंदौर से हमारी ऑफलाइन बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, दैट टू हिंदी बैच, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ऑल्सो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन बैच जो कि 20th नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी क्लास 5 बजे होगी पहली। तो आप यहाँ पर भी डेमो अटेंड कर सकते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव बैच की, जहां पे आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद जुडिशरी गोल्ड फॉर योर जुडिशरी जर्नी, तो वी आर देयर फॉर यू। दिस बैच इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। तो ऑनलाइन मीडियम का बैच है ये, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो अटेंड कर सकते हैं। दैट इज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। वीडियो आई होप आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा। जनवरी का वीडियो भी देख लेना, इसके पहले आपको मिल जाएगा जनवरी का वीडियो, उसके बाद ये फरवरी का वीडियो, इसके बाद मैं अगला फिर से एक वीडियो लेके आऊंगी जिसमें अपन मार्च के इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस करेंगे। पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू सो मच।